हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। माफ़ी चाहता हूं, जो बात आप लोगों से की थी कि साइंस के पेपर का एनालिसिस करवाऊंगा आपको, उसमें टेक्निकल इशू होने के कारण मैं आपके सामने कल पेपर का एनालिसिस नहीं किया, बट आज मैं इसका एनालिसिस आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें फिजिक्स में पूछे गए क्वेश्चंस के हम लोग आप चर्चा करेंगे आज। और फिजिक्स में किस किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, बायोलॉजी में किस तरीके से क्या सीन रहा है, इस तरीके से हम लोग सारी बातें आज यहाँ पे करने वाले हैं। आपको पता है, चूंकि साइंस का पेपर 3 पार्टों में डिवाइड था, 3 पार्टों में पूछा गया था। साइंस का पेपर 3 पार्टों में पूछा गया था। इस तरीके से पहला पार्ट फिजिक्स का, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री का और तीसरा पार्ट जो था वो आपके पास बायोलॉजी का था, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन जो आपके थे, 20 क्वेश्चन जो थे वो आपके मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन थे, यानी कि मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन थे जो कि आपको ओएमआर में फिल करने थे, जिसमें से लगभग सभी का 7-7 नंबर का वेटेज रहा है। 7 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए हैं, लगभग 7 केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, ऐसे ही 6 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से लगभग पूछे गए हैं, है ना। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू थे, और इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन थे आपके 50 नंबर के, वो आपके डिस्क्रिप्ट टाइप के पूछे गए थे, डिस्क्रिप्शन बेस्ड पे वो आपके सामने थे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स पोर्शन की। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने थे उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने था। इस स्थिति को मैंने आपके सामने पहले ही लेक्चर में रखा था कि जो आपका अवतल दर्पण होता है उससे 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। ये आपके सामने अवतल दर्पण, ये आपकी मुख्य अक्ष, ये आपका पोल, ये आपका एफ और ये सी रहा। तो हमने देखा था सबसे पहले इन्फिनिटी पे वस्तु रखी थी, उसके बाद सी और इन्फिनिटी के बीच में वस्तु रखी थी, देन सी पर वस्तु रखी थी, फिर देन एफ और सी के बीच में रखी थी, फिर देन एफ पर रखी थी, और ये एफ और पी के बीच में वस्तु रखी थी। इस तरीके से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब देखे थे। वो कह रहे हैं कौन सी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वो स्थिति हमें बताइए। आपको पता है कि जो वस्तु इन्फिनिटी पर रखती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनने वाला होता है, वो हमेशा कहाँ बनता है, एफ पर बनता है। ये बात कन्फर्म है। इन्फिनिटी पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ पे बन रहा था। थोड़ी वस्तु खिसकाते हैं एफ और इन्फिनिटी के बीच है तो प्रतिबिंब यहाँ आ जाता है। जब सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है और x बराबर बनता है। देन सी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बनता है ना। तो हमें समझ में आ रहा है कि वस्तु कहाँ पे रखें, सी और एफ के बीच में रखें तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इतनी बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था फिजिक्स में, वो ये पूछा गया था, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई किस में मापते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो P होता है क्षमता, उसका फॉर्मूला होता है 1/f। जो f होता है वो किस में नापा जाता है, आपका मीटर में नापा जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो f मतलब ये अपॉन में लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, प्रति मीटर। कितनी होगी, प्रति मीटर। इसका करेक्ट आंसर आई थिंक सभी लोगों ने लगाया होगा, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में डिवाइड हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे ज्यादा विचलन किस किरण का होता है। ये आपके सामने प्रिज्म हमने बना दिया, ये रहा आपके सामने प्रिज्म। इस टाइप से एक प्रिज्म रहा, यहाँ से जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से एक 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा विचलन लास्ट वाली किरण का होता है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, लास्ट वाली जो क्या होती है, वैगनी। चूंकि विबग्योर से हमने याद किया था, विबग्योर से हम लोगों ने याद किया था कि 7 कलर डिवाइड होते हैं तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, वैगनी कलर इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो सूर्य होता है, सूरज जो होता है वो व्हाइट कलर का कब दिखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था दोपहर में जो आपका सूर्य होता है वो व्हाइट कलर का दिखता है। यहाँ तक आई थिंक किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। 5 क्वेश्चन आप लोगों ने देखकर लगा दिए होंगे। 4 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोई चालक है, उसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये नहीं पूछ के उन्होंने पूछा किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सबको पता है लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट पर, जो अनुप्रस्थ काट होता है उसका उसके निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या था, सी इज द करेक्ट आंसर।
इसके बाद 6 जो आंसर था, 6 जो क्वेश्चन था वो ये था कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनके परिणाम का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो इसका जो आंसर था वो सभी को समांतर क्रम में यदि जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध कैसा मिलता है, हमें न्यूनतम मिलता है। जबकि श्रेणी में जोड़ते हैं जब हम तो R कैसा मिलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन जब आप लोग पैरेलल में जोड़ते हैं हम इसको 1/R बराबर तो कैसा मिलता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस टाइप से मिलता है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में आपको जोड़ना था। इसके बाद जो 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है वो कहता है कि कोई धारावाही चालक है, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा किस नियम से नापते हैं, किस नियम से ज्ञात करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो सबको पता है कि दाएं हाथ के जो अंगूठे का नियम होता है उससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 आता है केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री के पार्ट में भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए थे। जिन बच्चों ने अच्छे से थोड़ी सी मेहनत की होगी वो निश्चित ही सारे क्वेश्चन करके आया होगा। केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन की गैस निकालती है। तो इसका आंसर एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर था। जो अगला क्वेश्चन था 8 नंबर का, उसमें ये पूछा था कि एल्कीन में निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है यानी कि जो कौन सा है वो एल्कीन है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो यहाँ के भी लिए और आप अगर आगे भी कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हो आगे भी वहाँ पर साइंस का पोर्शन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन जो होता है एल्कीन, एल्केन, एल्काइन यहीं से पूछा जाता है। तीन होते हैं एल्कीन समूह में। जो फॉर्मूला बनता है CnH2n प्लस 2 बनता है और दूसरा जो एल्कीन होता है उसमें जो फॉर्मूला बनता है वो CnH2n इस टाइप से बनता है और जो थर्ड आता है CnH2n-2 ये आपका एल्काइन है। क्या है ये आपका एल्काइन, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या है एल्कीन है। क्या है आपका एल्कीन है और ये वाला जो है वो क्या है सॉरी ये एल्केन है। क्या है ये एल्केन है, एल्केन। और ये आपका क्या है एल्कीन है, एल्कीन। और ये आपका क्या है एल्काइन है। क्या है एल्काइन है, एल्काइन। ये आपका एल्काइन है जहां पर n क्या है नंबर ऑफ कार्बन, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या। अगर कार्बन की संख्या 1 रखते हैं देन हमें एल्कीन मिलेगा जो फॉर्मूला निकलेगा। जैसे मान के चलो 2 के लिए हम लोग देखते हैं, किसके लिए 2 के लिए मान को देखते हैं 2 के लिए जो एल्कीन का फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा C2 2 दूनी 4 4 और 2 6 C2H6 बनेगा। इसी तरीके से इसके लिए जब एल्कीन का फॉर्मूला C2H6 बनेगा और इसके लिए देखेंगे तो कितना बनेगा C2 2 2 4 H4 ये बनेगा एल्कीन का। जबकि एल्काइन के लिए हम इसको देखेंगे तो 2 रखेंगे N की जगह पे तो C2 2 2 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा H2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसकी प्रकृति किस टाइप की होगी। और चूंकि हमें पता है कि जो बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। वही इसने पूछा था कि जब कोई बिलियन रेड को क्या कर रहा है ब्लू कर रहा है तो वो कैसी प्रकृति का होगा, निश्चित है वो कैसा क्षार होगा। और क्षार के लिए जो pH मान होता है, pH पैमाना अगर सही से आप लोगों ने पढ़ा हो तो इसमें यहाँ पर जो बीच में होता है 7 और जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं वो सारे अम्ल होते हैं और 7 से जो बड़े होते हैं जिनका pH मान 7 से बड़ा होता है वो सारे क्षार होते हैं। तो निश्चित इसमें 8 जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। इसके बाद क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर था सहसंयोजी आबंध जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाते हैं, इसका जो आंसर था वो व्यंजक चूर्ण था। इसका करेक्ट आंसर कौन सा था व्यंजक चूर्ण। और 13 जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विलयन से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं था। अगला जो क्वेश्चन बायो का सेक्शन आता है उसमें ये पूछा गया था आपसे पहला क्वेश्चन कि पादक जाइलम का कार्य क्या होता है। जो पादक जाइलम होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। तो इसका जो आंसर था जल का वहन करने के लिए किसका यूज करते हैं आप, पादक जाइलम का यूज करते हैं। अनुवांशिक के प्रयोग के लिए मेंडल ने किनसे वो कौन सी चीजें थी, कौन सी चीज का मतलब किस पर प्रयोग किया था मेंडल ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था मटर के पौधे पर उन्होंने मेंडल ने प्रयोग किया था।
इसका तो जो आंसर था वो क्या था आपका, मटर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो ये था, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था शुक्र वाहिनी। क्या था? शुक्र वाहिका। जिसका करेक्ट आंसर था वो क्या था? शुक्र वाहिका। इसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए जो आपका आंसर था उसमें CO2 की जरूरत आपको पड़ने वाली है, साथ में इसको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ने वाली है, क्लोरोफिल की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। इस तरीके से सूर्य का प्रकाश भी आपके लिए क्या जरूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था आपका? तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था। इस तरीके से जो आगे क्वेश्चन एक और पूछा गया था वो ये था कि आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर था वो क्या था आपका? ईस्ट इज द करेक्ट आंसर इसका था। इसके बाद जो लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था कि प्रकृति वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो मेंडल ने किया था आपका। प्रकृति वर्णवाद का आपका जो है प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। यहाँ तक जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं फिनिश। देन इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। अगर जिन बच्चों ने थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाया हो तो उनसे क्वेश्चन आसानी से हो गया। जैसे जो पहला फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्क्रिप्ट पूछा गया था वो ऐसा था कि एक वाहन है, वाहन में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उन्होंने बताया था कि आपका उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण से कोई वाहन आते हुए प्रतीत हो रहा है 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी। तो वो पूछ रहे थे कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, और इसमें आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछी था और इसमें आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या भी दी थी। इस तरीके से यानी कि आर का मान आपके पास था, आर बराबर दिया था 2 मीटर। कितना दिया था? 2 मीटर। और वस्तु की दूरी भी आपके पास थी यू, लगभग 100 कितना था? 100 था शायद, नहीं मोटर से आ रहे वाहन की बाइक से दूरी का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? यू दिया था आपको कितना? 4 मीटर आपको दिया था। वी आपको निकालना था। आसानी से आप फॉर्मूला लगा के दर्पण सूत्र से इसको निकाल लेते और कर्ण आरेख भी आप बना देते, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष से संबंधित था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। अगर ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो निकट दृष्टि दोष का ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा। जो थर्ड क्वेश्चन आपसे डिस्क्रिप्शन में पूछा गया था, मैंने इंपोर्टेंट का साइन लगाया था, ओम का नियम, इसका सत्यापन कैसे किया जाता है इसको भी मैंने आपको बताया था। ओम का नियम ये भी आपका डिस्क्रिप्शन में पूछा गया था, ये भी आसानी से आपने कर दिया होगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इसको कैसे प्रूव किया जाता है ये भी आपने आसानी से कर दिया होगा। विद्युत मोटर मैंने ही बताया था आपको, विद्युत मोटर की कार्यविधि पढ़ के जाना जरूर से जरूर, और ये जैसे का तैसा आपको देखने को मिला। सेम इसमें अथवा में भी पूछा था कि AC जनरेटर क्या होता है, इसकी कार्यविधि हमने आपको बताई है लेक्चर नंबर 5 में, आप देखेंगे 4 में, तो आपको इसका अल्टरनेटिव करंट का पूरा सीन समझ में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से फिजिक्स का जो पोर्शन था वो बहुत अच्छा रहा होगा आपका, केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा रहा होगा। इस तरीके से साइंस का पेपर जो था वो आपका निश्चित ही काफ़ी अच्छा रहा होगा। इसके बाद जो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे मैं आपको ओरली बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। वो ऐसे थे, क्वेश्चन की संरचनाएं बनानी थी आपको केमिस्ट्री की। जैसे आपका प्रोपीन था, तो प्रोपीन का मतलब क्या है? प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 प्रोपीन, ईन आ रहा है तो निश्चित है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड रहा होगा इसमें। तो डबल बॉन्ड कहाँ लगा दें? कहो तो यहाँ लगा दें, सर लगा दो। इसका मतलब इसकी संयोजकता पूरी करनी है तो एक हाइड्रोजन इसको चाहिए और एक और चाहिए इसको, इसकी 3 हो चुकी है, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसका भी 1 ही हुआ तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप से ये आपका प्रोपीन बनने वाला है, ठीक है ना। प्रोपीन पूछा था, 2 मेथिल ब्यूटानॉल पूछा था, आपका प्रोपेनॉल पूछा था। प्रोपेनॉल का अगर बनाएंगे तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन ये जोड़ दो, लो 3 कार्बन हो गए। ऑल मतलब एक OH ग्रुप होगा निश्चित है, तो कहीं पे भी OH ग्रुप जोड़ दो, यहाँ से एक H, इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए 3 कार्बन इसमें चाहिए, लो जोड़ दिए, इसकी 4 हो ही गई पूरी। तो इसका क्या, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये बन गया आपका प्रोपेनॉल, ठीक है ना। क्या बन गया? ये आपका प्रोपेनॉल बनने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट अभिक्रियाएं पूरी करनी थी, ये भी आपको आ गए होंगे। अथवा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज़्यादा सरल था। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई 2 अणु या तत्व आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, उनका क्या होता है? वियोजन होता है। जैसे तत्व नहीं, जब कोई एक तत्व है जैसे H2O है, वो टूटता है किसमें? H2 में और O2 में, तो ये वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण सभी लोगों को पता है कि जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से रिलेटेड ही इसमें एक और पूछा गया था टिप्पणी में कि एसद लेपन क्या होता है, यानी कि जो आपका संक्षारण की प्रक्रिया होती है उसको बचाने के लिए, यानी कि जंग लगने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एसद लेपन।
ठीक है ना। इस तरीके से जो चीज़ें थी वो आपका केमिस्ट्री में पूछा गया था। नेक्स्ट बायोलॉजी का जो सीन था उसमें आपका मेंडल के नियम और उनको उचित चित्रों द्वारा, वो टी वाला नहीं था, एक्स और वाई टी वाला, उस टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन था। पुष्प निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर की लंब काट का मान चित्र बनाना था, इसको आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें करना था। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी में, वो बेसिकली सभी लोगों ने कर दिया होगा कि वन संरक्षण क्यों जरूरी है, इसका वर्णन कीजिए। काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने लिखा होगा, निश्चित मुझे विश्वास है। जो आगे क्वेश्चन पूछा गया था वो नेफ्रॉन के लिए और मानव पाचन तंत्र, इनमें से एक क्वेश्चन आपको करना था, तो आपने निश्चित ही इसको बहुत अच्छा किया होगा और हमें विश्वास है कि आपने जो साइंस का पेपर है वो बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत अच्छे से आपका रहा होगा सीन, सबका पेपर काफ़ी अच्छा रहा होगा। और जो आने वाले एग्जाम हैं उनकी भी तैयारी आप जोरों से कर रहे होगे। नेक्स्ट 2 से 3 पेपर आपके जो रह गए हैं, कल आपका इंग्लिश का पेपर है, परसों और आपका फिर नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान रह गया, और जो आर्ट साइड वाले हैं उनके भी जो भी पेपर्स रह गए होंगे उनकी भी जम के तैयारी कीजिए। मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, जो भी जिस तरीके की क्वेरीज आपके सामने हैं आप बता सकते हैं हमें, हम आपकी हर संभव प्रयास करेंगे। इस तरीके से ये पेपर का सीन था विज्ञान का, और आगे मैं आपके सामने फिजिक्स की चीज़ें और लेके आता रहूँगा। इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं विशेष करता हूं कि आपका जो आने वाला भविष्य वो बहुत उज्जवल हो, बहुत बेहतरीन हो, बहुत सुनहरा हो। आप अपने देश का, अपने नगर का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का नाम रोशन करें, इसी तरीके से बढ़ते रहें। मुझसे जो भी हेल्प होगी मैं हमेशा करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।